तो देखिए आज का टॉपिक आपका है मॉडल एनालिसिस। ठीक है। तो मॉडल एनालिसिस होता क्या है ये आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बनते हैं कि भाई मॉडल एनालिसिस क्या होती है, क्यों किया जाता है। ठीक है। तो जैसा कि मॉडल से आप ये समझ रहे हो कि किसी भी स्ट्रक्चर का, मशीन का एक उसका छोटा या बड़ा प्रारूप कह सकते हो। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई डैम है, कोई मशीन है, टरबाइन है। तो उसका एक स्टडी पर्पस से हम लोग एक छोटा उसका प्रारूप या बड़ा प्रारूप बनाते हैं, जिससे हम उसको इजीली उसके बिहेवियर, उसके परफॉर्मेंस को समझ सकें। उसको बोला जाता है मॉडल एनालिसिस। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है फॉर प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ, आप फ्लूइड पढ़ रहे हो तो फ्लूइड में आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से आएगा। ठीक है। जबकि मॉडल एनालिसिस हर जगह होती है जहां भी कोई चीज आपका बनता है। जैसे मान लो कोई कार बन रही है, ठीक है। तो कार का पहले ऐसा नहीं कि कार तुरंत मार्केट में आ जाता है, कंपनी वाले बना देते हैं उसको। तो कोई भी कार अगर बनती है तो पहले उसके एक मॉडल बना के उसके ऊपर पूरा एनालाइज किया जाता है कि इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना इसको एयर ड्रैग मिलेगा, कितना इसका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आ रहा होगा, कितना इसका वेट होगा। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी रखी जाए जिस पे बैलेंस होकर चल सके। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम उसको एक्चुअली में फिर प्रोडक्शन लाइन में ले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉडल एनालिसिस का सिंपल मतलब आप ये कह सकते हो कि अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में कि किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका डैम, ठीक है, स्पिलवे, कोई कैनाल हो गया, कोई चैनल हो गया, कोई मशीन हो गई जैसे टरबाइन हो गया, पंप हो गया। तो इनका परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने के लिए, और क्यों करते हैं, बिफोर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल में उसको बनाने से पहले उसकी परफॉर्मेंस, उसके जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी उसके टर्म्स हैं, उसको स्टडी करना। ठीक है। और जो भी उसके रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं उनको परफॉर्म करना, ताकि हमें एक अपने अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी है वो मिल जाए, और तब हम उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आते हैं। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और हम उनको डायरेक्टली किसी फील्ड में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डैम बनना है तो बना दिया गया। ठीक है। क्योंकि डैम वगैरह का ये भी है कि डैम का फेल्योर अगर होता है तो काफ़ी सारे उसमें लॉसेस होते हैं, प्रॉपर्टी, लाइफ, सारे कुछ लॉस करते हैं। तो हमें उस डैम के परफॉर्मेंस का प्रिडिक्शन पहले करना पड़ता है। तो हम लोग पहले उसका एक स्मॉल, आप कह सकते हो, रेप्लिका बनाते हैं। ठीक है। तो रेप्लिका का मतलब समझ सकते हो कि सिंपल एक प्रारूप कह सकते हो। तो उसमें हम लोग उस डैम का स्ट्रक्चर बना लेंगे, और फिर जैसे वो डैम एक्चुअल में बिहेव करेगा कि भाई यहाँ पे बनेगा, इसमें इतना वाटर स्टोर रहेगा, इतने हेड पे इस पे पानी फ्लो कराएंगे, तो उसी रेशियो में हम उसके ऊपर चीज़ों का एनालाइज करते हैं कि भाई ठीक है, अगर एक्चुअल में इसकी हाइट 100 मीटर रहती और हमने इसको 10 मीटर का बनाया हुआ है या 1 मीटर का बनाया हुआ है। समझ लो आपने कोई चीज़ बनाई, एक डैम बनाया जिसकी हाइट 1 मीटर है। ठीक, आपने उसको किसी चीज़ से बनाया, से फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड से, जिससे मॉडल आप बनाना चाह रहे हो। एक्चुअल हाइट उसकी 100 मीटर है। तो आप उसी अकॉर्डिंग उसके डायमेंशन को चूज करोगे कि अगर 1 मीटर में हम बना रहे हैं तो आपका स्केल 1:100 का हो गया सीधे सीधे। तो अब जो चीज आपकी एक यहाँ होगी वहां पे वो 100 हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर यहाँ पे डिस्चार्ज 1 आ रहा है तो वहां पे 100 जा रहा होगा। यहाँ पे अगर स्पेसिफिक वेट या कह सकते हो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपका 1 लग रहा है तो वहाँ 100 लग रहा होगा, इस तरीके से। तो मान लो यहाँ पे आया 2.5 आता है, तो वहाँ पे आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये सब कॉस्टली स्ट्रक्चर होते हैं, और प्लस इनके फेल्योर से प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है कि कोई डैम टूट जाएगा तो उसके आसपास जो भी विलेज है, जो टाउन है, वो डूब जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको बनाने से पहले हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो उसके लिए आपका मॉडल एनालिसिस जरूरी होता है।
जैसे मान लो फैन है, अगर आपको पंखा ही बनाना है या लाइट ही बनाना है, तो ऐसा नहीं ना कि आप असेंबली लाइन शुरू कर दोगे कि भाई ये लाइट का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बनाओ, ये बिकेगा मार्केट में। आप पहले उसको क्या करोगे कि एक उसका मॉडल बनाओगे, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी चीज़ें उसमें आनी है, जो भी फैक्टर्स आने हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक। और फिर हम उस मॉडल से उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, एक मॉडल और एक प्रोटोटाइप। अब बताता हूँ क्या होता है। तो मॉडल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का सेम टू सेम अगर हम उसको स्मॉलर स्केल पे या लार्जर स्केल पे बनाते हैं तो वो उसका मॉडल कहलाता है, ठीक है। जैसे अब मैं कह रहा हूँ स्मॉल और लार्ज, जनरली आप लोग सुनते हो कि बिल्डिंग का मॉडल बनाना है, डैम का बनाना है, तो छोटा ही बनता है। कोई स्टेडियम का बनाना होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का बनाओगे तो आप छोटा ही बनाते हो। तो फिर क्वेश्चन है सर मॉडल बड़ा कैसे हो सकता है। तो अगर कोई मिनिएचर चीज़ है जिसकी एनालिसिस आपको बड़े लेवल पे, जैसे मान लो आपका जो रिस्ट वॉच है, जो आप हाथ में घड़ी पहने हो, अगर उसकी जो फंक्शनिंग है, जो उसके मशीन्स हैं, जो नीचे उसमें मशीन्स लगे हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो विजिबल तो होता नहीं है आँख से। तो उसके लिए क्या करोगे आपकी, आप ऑलरेडी उसको क्या करोगे, एक इनलार्ज तरीके में उसको बनाओगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप उसका एक बड़ा प्रारूप बनाओगे। खुद ही सोचो कि घड़ी के मशीन के पार्ट की स्टडी करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए ताकि आपको दिख सके वो, ठीक। सिमिलरली अगर कोई एरोप्लेन का आपको मॉडल बनाना होगा तो आप छोटा बनाओगे, क्योंकि भाई उतने बड़े पे आप स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इसको बोला जाता है आपका मॉडल। और आपका प्रोटोटाइप क्या होता है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन होता है उसको बोला जाता है प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे कि जो मॉडल आपने बनाया, ठीक, जो मॉडल आपने बनाया, अगर अब उस पर एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली काम करना है तो हम क्या करते हैं। जैसे मान लो अब आपने कोई मॉडल बना के एनालाइज कर लिया कि भाई एक कार का मॉडल बनाया, उसके बारे में सारा स्टडी हो गया कि भाई इसमें इतना इंजन रखना है, इतना ये इसका लेंथ होगा, इतनी विड्थ होगी, इतना एयर ड्रैग आएगा, इतना इंच का इस पर टायर रहेगा, इतने सीसी का इंजन लगेगा, आपने सब कुछ स्टडी कर लिया। तो अब क्या करोगे, आप तुरंत उसका प्रोडक्शन नहीं शुरू करोगे। फिर आप क्या करोगे कि एक उसका एक्चुअल वर्किंग मॉडल बनाओगे। तो जो एक्चुअल वर्किंग मॉडल होता है सेम टू सेम, मतलब जैसा वो मार्केट में आना चाहिए या जैसा उसको एक्चुअली बनना है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे कि आप एक कार का छोटा प्रारूप बना के पहले उस पर स्टडी किए तो वो हो गया मॉडल एनालिसिस, ठीक है। और उसी मॉडल एनालिसिस को स्टडी करने के बाद आपने सेम टू सेम कार बनाई और फिर उस पे जो चीजें आपने मॉडल पे एनालाइज की थी उसको फिर उस पे अप्लाई करोगे कि भाई मॉडल पे इतना फ्रिक्शन आ रहा था तो इस पे कितना फ्रिक्शन आ रहा होगा, मॉडल पे इतना एक्सेलरेशन आ रहा था इस पे इतना एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो जब वो सारी स्टडीज हो जाती हैं तो जो प्रोटोटाइप होता है वो एक्चुअल वर्किंग मॉडल होता है सेम टू सेम, ठीक। तो जैसे आपको मान लो फैन मैन्युफैक्चर करना है या कार मैन्युफैक्चर करना है तो पहले एक उसकी टेस्टिंग हो जाएगी पूरी की पूरी हर एक एंगल से, छोटे रूप में और फिर एक्चुअल उसकी प्रैक्टिस में। और उसके बाद फिर हम उसको जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे तो फिर हमारा जो एक्चुअल वो चीज़ है वो आपका आ जाएगा सामने, ठीक है। तो ये आपका होता है मॉडल एनालिसिस। और इसको प्रोटोटाइप में क्या होता है कि जब हम एक्चुअली उसको एनालाइज करते हैं उसी चीज़ से तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रोटोटाइप, ठीक है। हाँ, मॉडल वर्किंग हो सकता है, मॉडल वर्किंग ही बनाया जाता है स्टडी करने के लिए, लेकिन अब उस वर्किंग मॉडल पे आप प्रोडक्शन नहीं चालू कर सकते हो। तो उसी जब वर्किंग मॉडल को हम सेम टू सेम स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। जैसे सोचो कि आपने एक कार का छोटा सा मॉडल बना लिया, आपने सारा स्टडी कर लिया उस पर कि कैसे चलेगा क्या होगा, तो फिर आप उसको आप प्रोटोटाइप में लेके आओगे, ठीक है। तो मॉडल में बी वर्किंग, मे नॉट बी वर्किंग हो सकता है, ठीक है। मॉडल स्टडी करने के लिए जैसे मान लो डैम का आपने मॉडल बनाया, तो हो सकता है कि वो डैम का आपने बनाया है, किसी शहर का मॉडल बनाया तो वो केवल स्टडी करने के लिए भाई इतनी डायमेंशन होगी, इतना एरिया ऑक्यूपाई होगा, इस तरीके से चलेगा। तो मॉडल में बी वर्किंग, मे नॉट बी वर्किंग हो सकता है, लेकिन प्रोटोटाइप आपका हमेशा ही वर्किंग होता है, क्योंकि प्रोटोटाइप पे आपको एक्चुअल काम
करना होगा। ठीक है, तो मॉडल का ये है कि आपके ऊपर है कि आप मॉडल वर्किंग बना रहे हो, तो वो आपके स्टडी के ऊपर है कि आप स्टडी कैसी कर रहे हो उसके ऊपर। क्या आप डायमेंशनल स्टडी कर रहे हो केवल, तो उसी अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं कि मॉडल कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, तो फायदा ये है कि किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का अगर हम मॉडल बना के उसका परफॉर्मेंस पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम जो बकिंघम पाई थ्योरम पढ़े हैं डायमेंशन एनालिसिस उसको लगाते हैं, ताकि हमें एक जो उसके वेरिएबल्स हैं जैसे फोर्स, डाया, लेंथ, डेंसिटी, विस्कोसिटी, जो पैरामीटर्स हैं वो क्या रिलेशन रखेंगे वो निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर अगर कोई उसके अकॉर्डिंग अगर हम मान लो कोई प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं भाई ये डैम फेल कर सकता है या इसका विड्थ ज़्यादा नहीं है, हाइट कम है, तो हम फिर क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। भाई सोचो जैसे तुमने कोई एक कार बनाई, ठीक, या कोई पंखा बनाया, कोई बल्ब बनाया, तो आपको लग रहा है कि यार इसका लेंथ ज़्यादा लग रहा है, इसका वेट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग मॉडल पे ही एनालाइज कर लो कि नहीं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा विड्थ कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों के लिए हम उसकी मॉडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि तुमने पहले कोई थ्योरेटिकली एक रफ पेन पेपर बनाया और आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, तो अब अगर कोई दिक्कत आती है, कोई चेंजिंग होगी, तो सब में दिक्कत आ जाएगी कि भाई सारे जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं सबको चेंज करो। तो इसीलिए पहले हम एक सैंपल पे उसको टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या सिंप्लीफिकेशन करना है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और तब हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल एनालिसिस। तो कॉपी में थोड़ा हेडिंग डाल लो एटलीस्ट कि टॉपिक आपका मॉडल एनालिसिस है। ठीक है, एक एक लाइन लिख लो सभी लोग कॉपी में, ताकि लगे कि टॉपिक पढ़ा हुआ, बाकी नोट्स में भेज दूंगा अभी। ठीक है, तो मॉडल एनालिसिस में ये हो गया कि किसी भी स्ट्रक्चर का आप लोग हम एक्चुअल उसमें परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन करने के लिए इसको बनाते हैं। ठीक है, एक ये लाइन जो इम्पोर्टेंट है जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिए। मॉडल क्या होता है, ये लाइन नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स में भेज दूंगा, ये पहली लाइन नोट कर लीजिए सभी लोग।
ठीक है, तो मॉडल क्या होता है? किसी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर या मशीन का स्मॉल रेप्लिका, और ये उससे बड़ा भी हो सकता है। स्मॉल और लार्ज लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो स्मॉल और लार्ज स्केल रेप्लिका कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अपने टॉपिक पे, इसके आगे क्या कंटिन्यूएशन होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए है, पूछता है हर बार ये एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में, उसको देख के नोट कर लेना, ठीक है। पॉइंट्स से क्या क्या होंगे जो मैंने बताया, कि हम लोग हार्डवेयर स्ट्रक्चर के मशीन्स के बारे में इजीली प्रिडिक्शन कर लेंगे, ठीक है। और फिर डायमेंशन एनालिसिस लगा करके जो भी वेरिएबल्स हैं जो उस फ्लो को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, ठीक है, उसको ऑब्टेन कर लेंगे। जैसे अभी निकाले थे हम लोग पाई 1 पाई 2 मान करके कि एफ किससे रिलेशन होगा, ईटा किससे निकलेगा, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उनका एक फिक्स रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेरिट्स हैं जिससे अल्टरनेटिव डिजाइन निकाली जा सकती हैं कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और जो भी टेस्ट वगैरह परफॉर्म करके उसको एक हम लोग कहते हो कि ओवरऑल उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई इसमें अगर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम इसका इन्वेस्टमेंट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आता है सिमिलिट्यूड, ठीक है। इसका मतलब होता है सिंपल कि सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज नोन एज सिमिलिट्यूड। इसको समझना वर्ड को, यहाँ लिखा है ना, सिमिलिट्यूड इज डिफाइंड एज द सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है मॉडल या प्रोटोटाइप की वो सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मॉडल कोई एक्चुअल प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप समझ रहे हो यानी एक्चुअल समझो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जो एक्चुअल उसका मतलब बन के निकलेगा, ठीक है। और मॉडल यानी जो उसका छोटा या बड़ा प्रारूप होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर हम उस पर बात करते हैं तो जो आपका सिमिलरिटीज हैं मॉडल और प्रोटोटाइप में, तो यहाँ पे सिमिलिट्यूड यही समझाता है कि जो भी आपकी सिमिलरिटीज होंगी, चाहे वो ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक या डायनेमिक, तीन सिमिलरिटीज पढ़नी होती हैं, ये आप दोनों का एक कुछ कह सकते हो कि सेम, या एक कह सकते हो कि प्रॉपर्टी उसकी ऑलमोस्ट सेम होंगी। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि जो आपका भी मोबाइल फोन है, ठीक है, या एक कार की बाइक की बात करते हैं, तो उसका एक डायमेंशन है लेंथ इज टू विड्थ इज टू हाइट, कुछ टर्म निकल के आएगा, ठीक। तो वो मॉडल के रिस्पेक्ट में और प्रोटोटाइप के रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए, और उसी को बोलते हैं सिमिलिट्यूड, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का लेंथ इज टू विड्थ आपका आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो मॉडल में भी ये 2:1 के रेशियो पे ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज कर लोगे। आ रही बात समझ में? उसी को बोलते हैं सिमिलिट्यूड। आप ऐसा नहीं है कि अपने से ही उसको कहोगे नहीं भाई हम 2:1 पे नहीं, हम 2:1.5 पे बनाएंगे, तो ये चीज नहीं होना होता है, ठीक है। जो उसकी डायमेंशन है उसी अकॉर्डिंग वो बनता है, बस उसकी स्केलिंग छोटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो रेशियो ऑफ कन्वर्जन होगा वो सेम होगा कि डाया कितना वेरी कर रहा है, लेंथ कितना वेरी कर रहा है, हाइट कितना वेरी कर रहा है, ये चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमिलिट्यूड आपका। अब सिमिलिट्यूड का सिंपल मतलब हो गया टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज। तो किसी भी मॉडल और प्रोटोटाइप में आपकी तीन तरह की सिमिलरिटीज होती हैं, जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनेमिक सिमिलरिटी। आ रही बात समझ में? ज्योमेट्रिक,
ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी होती है वो आप कह सकते हो कि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का सिंपल मतलब है जो ज्योमेट्री शो कर रहा हो, यानी सिंपली आपका जो लीनियर डायमेंशंस होंगे, जैसे आपका लेंथ, डाया, एरिया, विड्थ, वॉल्यूम। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, लेंथ, एरिया, डाया, विड्थ, वॉल्यूम, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम को ऐसे बनाया जाता है, ये एक सिंबल था कि वेलोसिटी से रिलेट ना हो, ये उल्टा ए समझ लो इसको, तो ये आप अपना वी ही बनाओ। इन्होंने इसलिए बनाया कि कहीं वेलोसिटी आए तो उससे ये मैच ना कर जाए, तो इसलिए उसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज में क्या होता है कि हम लोग मॉडल और प्रोटोटाइप में एक एग्जिस्टेंस निकालते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज का एक रेशियो निकल के आता है, वो जो आपको लिखना है मेन क्या है कि इसमें क्या आपको समझना है कि मॉडल और प्रोटोटाइप में रिलेशन क्या बनेगा। तो देखो, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल, width of prototype upon width of model, dia of prototype upon dia of model, area of prototype upon area of model, volume of prototype upon volume of model। तो इस तरीके से जो निकाल देते हैं इसको ऐसे, तो ये कहलाता है आपका ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज, जिसमें हम ज्योमेट्री की सिमिलरिटीज को चेक करते हैं। ठीक है, और इसका जो रेशियो निकलता है उसको बोला जाता है, किसी एक टर्म को वो होता है स्केल रेशियो। ठीक, इसी में देखो नीचे एरिया वॉल्यूम का भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एरिया ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो एरिया में क्या है कि 2 बार लेंथ आएगा तो ये स्केल रेशियो स्क्वायर हो जाएगा, एल आर स्क्वायर। वॉल्यूम में 3 बार आएगा तो ये 3 का मतलब क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्री में हम सिंपल ज्योमेट्रिक टर्म्स को कंपेयर करेंगे, लेंथ अपॉन लेंथ, विड्थ अपॉन विड्थ, डाया अपॉन डाया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। सिमिलरली अगर हम काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात करते हैं, तो काइनेमेटिक सिमिलरिटीज में क्या होता है कि हम लोग आपका मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मॉडल और प्रोटोटाइप का। ठीक है, हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मॉडल और प्रोटोटाइप का, जिसका मतलब ये आपका रहता है कि सिंपल आप कह सकते हो कि मोशन किस में क्या आएगा, वेलोसिटी या तो एक्सीलरेशन। तो काइनेमेटिक में हम क्या चेक करेंगे, सिमिलरिटीज, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो इसका अगर स्केल रेशियो वगैरह निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या आएगी, मतलब मोशन, मोशन में क्या आता है, मोशन में कब आएगा, जब उसके पास वेलोसिटी होगी या एक्सीलरेशन होगा। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉडल, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉडल हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वी आर, वेलोसिटी रेशियो। एक्सीलरेशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ मॉडल, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन रेशियो। आया समझ में। ठीक है, इस तरीके से आपका लास्ट पॉइंट है जो इसमें टॉपिक में, वो है आपका डायनेमिक सिमिलरिटी। अब डायनेमिक में क्या है, जैसे मैंने बताया था कि डायनेमिक में हम फोर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक में सिंपल हम लोग रेस्ट पे थे, काइनेमेटिक में हम लोग वेलोसिटी, डिस्चार्ज, एक्सीलरेशन निकाला गया था, डायनेमिक में क्या है कि हम लोग कॉज ऑफ मोशन पे गए थे कि फोर्स आएगा। ठीक, तो सिमिलरिटीज ऑफ फोर्स बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, यानी जब फोर्स की सिमिलरिटीज को चेक करेंगे तो वो कहलाता है डायनेमिक सिमिलरिटी। ठीक है, अब देखो फोर्सेस बहुत सारे होते हैं, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इस तरह के और भी फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो इन फोर्सेस का आपका जो रेशियो चेक करेंगे मॉडल और प्रोटोटाइप का, वो कहलाएगा आपका डायनेमिक सिमिलरिटीज। यानी हम जब किसी मॉडल और प्रोटोटाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इस पे इनर्शिया इतना लग रहा है तो इस पे कितना लगेगा, उस रेशियो के बारे में जब बात करेंगे तो वो कहलाएगा फोर्स रेशियो। तो जैसे मान लो इनर्शिया चेक किए, तो इनर्शिया ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन इनर्शिया ऑफ मॉडल, विस्कस ऑफ प्रोटोटाइप, विस्कस ऑफ मॉडल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप वन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मॉडल। ठीक है, ये सब कहलाएगा फोर्स रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं।
ठीक है, तो ये हो गया ना। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। ज्योमेट्री में हम लोग उसके लीनियर डायमेंशंस के लेंथ, विड्थ, मॉडल, एरिया, वॉल्यूम, इनका चेक करते हैं। काइनेमेटिक में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और डायनामिक में फोर्स। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो क्या करोगे, फोर्स निकालोगे, दोनों का रेशियो चेक कर लोगे, एफआर हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस हैं ये कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में है। तो किसी भी मूविंग फ्लूइड में आपके कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, देखो। इनर्शिया फोर्स जिसको एफ आई से लिखा जाता है, विस्कस फोर्स जिसको एफ बी से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, प्रेशर फोर्स एफ पी, सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस, इलास्टिक फोर्स एफ ई। इतने तरह के फोर्सेस लगते हैं किसी भी मूविंग फ्लूइड में। इनर्शिया, विस्कस, ग्रेविटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन और इलास्टिक, ये 6 तरह के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और 6 तरह के फोर्सेस का अपना अलग अलग डिफिनीशन है। जैसे इनर्शिया फोर्स की बात करेंगे तो सिंपल आपका किसी भी कह सकते हो जो आपका प्रोडक्ट होगा मास और एक्सेलरेशन का फ्लोइंग फ्लूइड का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फोर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो जो आपका F इक्वल टू एम में से निकल के आएगा। ठीक है, तो आप उसको अभी आगे कैलकुलेट भी करोगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन में कैसे निकलेगा, ये तो मैं कल समझाऊंगा इसको। अभी देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस देखने हैं। तो इनर्शिया फोर्स हो गया। ठीक, दूसरी बात करते हैं आपका विस्कस फोर्स की। तो विस्कस फोर्स कैसे निकलता है, शियर स्ट्रेस आता है विस्कोसिटी की वजह से, तो शियर स्ट्रेस में हम लोग सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाउ इंटू सरफेस एरिया, जो आप लोग पहले पढ़े हो, तो वो होता है विस्कस फोर्स। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। ठीक है, जो F इक्वल टू एम में था वहां पे एक्सेलरेशन हम लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लेके चलते हैं। ठीक है, यानी जो एक आप अभी आगे जो बताऊंगा मैं आपको, जो आप F इक्वल टू एम में ए रखते हो तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड जो निकालते हैं हम लोग ना, उसके अकॉर्डिंग निकलता है ये। ठीक, और यहाँ पे तो जी हो जाएगा इन आपका एम इंटू जी जो कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले में। प्रेशर फोर्स में क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी यानी पी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, पी ए हो जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स में क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ द सरफेस। भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू एफ पर यूनिट लेंथ कह सकते हो। ठीक है, तो अब उसको फोर्स निकालने के लिए सिग्मा इंटू एल हो जाता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ हो जाता है। इलास्टिक फोर्स क्या करते हैं, इलास्टिक स्ट्रेस और एरिया का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 6 तरह के फोर्सेज हैं जो आपके किसी भी फ्लूइड में एक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक सबका नोट होना चाहिए। और फिर कल के लेक्चर में डायमेंशनलेस नंबर के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि इन्हीं फोर्सेस पे बेस होते हैं। ठीक है, किन्हीं दो फोर्सेस का रेशियो होता है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग। तो आई थिंक यहाँ तक आपका सिमिलरिटीज और फोर्सेस के बारे में आज इस लेक्चर में कवर हो गया है। सो थैंक यू क्लास।